अफ़गानिस्तान के किसी पड़ोसी ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है आपके पड़ोसी भारत के साथ। इमरान खान साहब किसकी गोद में बैठ के आए? अच्छा, जब उन्होंने कह दिया कि सैंक्शंस उठाते हैं तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आरिफ अलवी साहब सदर जो है उसके मुतसादम में आसिम मुनीर साहब को ऑर्डर देते थे, ऐसे नहीं होना चाहिए, सदर साहब जो कह रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऑर्डर किसका सुना जाएगा? आप इस मुल्क में जो मर्जी सिस्टम लेके आ जाएं, जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं है वो सिस्टम चलेगा नहीं। आप इसलिए नहीं कर सके कि आपके यहाँ फौजी जर्नैल आ जाते हैं हर 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान के बहुत बड़ी फॉलोइंग है और लोग इमरान खान को पसंद करते हैं? ये नहीं है कि फ़ौज ही सब कुछ जिम्मेदार है। फ़ौज में बड़े मुहिब वतन लोग हैं, सोचते हैं कि पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। एजाज़ सईद साहब is one of the premier journalists of Pakistan. Thank you sir. Thank you for being on the podcast. बहुत सारे मेरे सवाल हैं और जो चीज़ें हमें नहीं समझ आती, हमारी ऑडियंस को नहीं समझ आती, जिस चीज़ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, रिसेंटली हमें सुनने को मिला था कि someone was telling me कि there is a direct correlation between the fall of Kabul और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर से हमारी पावर्स दैट बी और बाकी लोग बेनिफिट करते थे और पाकिस्तान भी बेनिफिट करता था इकोनॉमिकली, और क्योंकि वो एक जियोपॉलिटिकल स्फीयर में चेंज आया, उधर से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई थी। क्या ये बात आपके लर्नड ओपिनियन में सच है? लर्नड ओपिनियन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मेरा जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है उसके एतबार से ये बात बिल्कुल ठीक है। जो मालूमात हमें मिलती हैं, मैं जिस वक्त अशरफ गनी रजीम थी उस वक्त काबुल में मौजूद था, यानी कि जब अशरफ गनी रजीम आखिरी सांसें ले रही थी जुलाई के महीने में, और फिर जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो फिर मैं उस वक्त भी मैं मौजूद था और मैंने देखा कि किस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद जब आखिरी त्यारा उड़ा अमेरिका का तो उसको रिपोर्ट किया। लेकिन ये बातें अहम नहीं, असल बात यह है कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी क्या है। अफ़गानिस्तान की अगर आप इकॉनमी देखें तो गुज़िश्ता जो कम व बेश 2 डेकेड्स हैं, उन 2 दहाइयों में अफ़गानिस्तान में पैसे इंटरनेशनल पावर्स पुट करती रही हैं, डालती रही हैं, और वो उसकी इकॉनमी से पाकिस्तान भी बेनिफिट होता था, क्योंकि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का एक फ्रंट लाइन अलाय था, यानी कि जिसे कहते हैं ना सफ़े अव्वल का इत्तेहादी था। तो होता ये था कि पाकिस्तान में भी पैसे आते थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, फ़ौज को, इंटेलिजेंस को पैसे मिलते थे, जो हम मिलिटेंट्स पकड़ते थे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो होती थी उसके नाम पर। और अफ़गानिस्तान में भी जो पैसे आते थे वो भी, उसका भी कुछ सीपेज था, वो इस तरफ हो रहा था। इसलिए सीपेज हो रहा था कि अफ़गानिस्तान इर्द गिर्द के मुल्कों में जिसके साथ जिनके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, उनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल है वो पाकिस्तान के साथ है। तो ज़ाहिर है जो भी बंदा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में ट्रैवल करता है, आज के दिन अगर आप खाली आज के दिन का हिसाब लगा लें, कम से कम 10,000 बंदा पर डे ट्रैवल कर रहा है एक स्टेशन के ऊपर, ठीक है, एक बॉर्डर के ऊपर, एक साइड से। तो अगर आप ये हिसाब लगाएं कि 10,000 बंदा है, तो अगर वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है तो साथ कोई पैसे लेके आ रहा है ना, बिल्कुल। और वो पैसे मोस्ट ऑफ द टाइम डॉलर में होते थे और वो आके यहाँ पे ख़र्च करते थे, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करती थी। अब जब अमेरिकन वहाँ से चले गए तो अमेरिकन का इंटरेस्ट इस रीजन में ख़त्म हो गया। जब अमेरिकन का इंटरेस्ट इस रीजन में ख़त्म हो गया तो अमेरिकन ने जो सबसे पहले काम किया, आपको पता होगा कि जो अशरफ गनी रजीम की या अफ़गानिस्तान के जो पैसे इंटरनेशनल बैंकों में पड़े हुए थे, अमेरिका में पड़े हुए थे, उनको उन्होंने सीज़ कर दिया। अब वो थोड़े थोड़े करके वो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे सीज़ हुए तो उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा? उसका इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ा, क्योंकि हम उसके बेनिफिशरी थे। अमेरिका की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के भी हम बेनिफिशरी थे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए से चीज़ें जाती थी, यहाँ से लॉजिस्टिक्स यहाँ से फ्राहम होती थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान की जो इनकम का मेन ज़रिया था वो बैरूनी इमदाद थी। वो इमदाद बंद हुई
तो उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़े। और से क्या ये भी सच है कि जो हमारे प्रीवियस वज़ीर आज़म थे खान साहब की जो फॉल आउट शुरू हुई थी और खान साहब के साथ जो क्लोज थे, जो हमें सुनने को मिलता है आवाम को, DGI जो थे उस ज़माने में, क्या ये सारा फॉल आउट शुरू उस वक्त हुआ था जब काबुल गिरा था एंड द नेगोशिएशंस वी डिड और जनरल फैज़ एट द टाइम डिड विद अफगानिस्तान, वाज दैट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द प्रीवियस रिजीम? क्या वहाँ पे शुरू हुआ था ये सारा? देखें, ये जो मुज़ाकरात थे तालिबान के साथ अमेरिका के, वो मुज़ाकरात तो 2010 से शुरू थे। यानी कि आप देखिए ना कि 2020 में वो मुआहदा करते हैं, 26 फरवरी 2020 को, 28 फरवरी 2020 को उनका मुआहदा हुआ तालिबान के साथ दोहा में, और जो 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो आपको टेल एंड नज़र आ रही है। जो उसकी बिगिनिंग है वो तो बहुत पहले की है। वो मुज़ाकरात होते रहे, नाकाम होते रहे। इसी दौरान आपको पता है तालिबान को दोहा में अपना ऑफिस खोलने का मौका दिया गया। वो ऐसे ही तो नहीं दे दिया गया था, वो कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसका कुछ हिस्सा अभी पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है कि मुज़ाकरात होते रहे। फिर हुआ ये कि जब खान साहब आए, तो खान साहब से पहले भी हमारी जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है उसे प्रीडोमिनेंटली हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देखती है। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान तालिबान की अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करवा दे, लेकिन उसमें अहम किरदार ये था कि पाकिस्तान के ज़रिए ये अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जो तालिबान की और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग हुई उसमें पाकिस्तान एक कंपोनेंट था, पाकिस्तान का मेन रोल नहीं था। आल दो के हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक क्लेम किया कि हम ये करवा रहे हैं मुआहदा, लेकिन ये तालिबान ने क्लेम नहीं किया। जिनका मुआहदा हुआ था ये उनका क्लेम नहीं था, उन्होंने मुआहदा किया। और इमरान खान साहब के दौर में ये मुआहदा हतमी नतीजे पे पहुंचा, और जब ये मुआहदा हो गया और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया तो खान साहब ने कहा कि जी तालिबान ने जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें वो तोड़ दी हैं। लेकिन इससे पहले ये भी समझना चाहिए था कि क्या वाकई ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी थी? क्या अमेरिका ने अपने जो इंटरेस्ट हैं वो इस रीजन में वो हासिल कर लिए थे या नहीं कर लिए थे? उनका जो इंटरेस्ट था नंबर 1 और फॉरमोस्ट था उनकी अपनी सिक्योरिटी। उनका चैलेंज था अलकायदा के सरबराह को 2 मई 2011 को एबटाबाद में मार दिया गया था। अलकायदा को अमली तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया था। अलकायदा एट रन थी। अलकायदा का स्ट्रक्चर है वो अमली तौर पे फ्रैक्चर कर दिया गया था। तो उन्होंने अपना फ़ायदा जो है या अपना मफाद है वो हासिल कर लिया था। अब तो ये बातें रिकॉर्ड के ऊपर भी आ गई हैं। अमेरिका में लोगों ने किताबें लिखी हैं कि किस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो पुल करने के ऑर्डर्स जारी किए थे, जो फ़ौजें पुल करने के ऑर्डर्स जारी किए थे। इससे पहले अमेरिकी सदर ओबामा उन्होंने कहा था कि जी हम पुल करेंगे, लेकिन वो कर नहीं सके पुल फ़ौजें। फिर उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी रिव्यू, FPAC उसे कहते हैं, ठीक है। और उसका जो सरबराह है वो CIA के एक साबिक अफसर ब्रूस रीडल को लगाया था। लेकिन पुल फ़ौजें ओबामा नहीं कर सके। ये जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक किताब में किसी ने लिखा कि उन्होंने पूछा डोनाल्ड ट्रंप ने मैप के ऊपर अपने सिचुएशन रूम में कि बताइए कि अलकायदा की जो लीडरशिप किधर है। तो उन्होंने बताया कि जी तो पाकिस्तान में है, समवेयर इन पाकिस्तान। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि तालिबान की लीडरशिप किधर है, जिसे ये कोयटा शुरा कहते हैं या ये लोग। तो उन्होंने कहा ये समवेयर इन पाकिस्तान। तो जो अमेरिकी सदर हैं, जो ट्रंप थे अमेरिकी सदर, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों पाकिस्तान में हैं तो हम अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं? हम इतने पैसे अफ़गानिस्तान में क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जब आप किसी जगह पे फ़ौज उतारते हैं तो फ़ौज का खाना पीना रहना ये बहुत बड़ा बजट होता है, एक सप्लाईज लॉजिस्टिक्स इमेंस। तो फिर उन अमरीकियों ने ये फ़ैसला कर लिया कि देखिए हमारा जो असल मसला क्या था, असल मसला था कि थ्रेट टू अमेरिका वो ख़त्म कर दिया हमने, अलकायदा को हमने डिसमेंटल कर दिया। दूसरा क्या था कि हमें थ्रेट है इस बात का कि तालिबान जो है वो हमें थ्रेट दे सकते हैं। तो तालिबान तो पीछे पीछे फिर रहे थे, पाकिस्तान उनकी दरख्वास्त लेके फिर रहा था, हमारे लोग उनकी और वो ख़ुद भी पीछे फिर रहे थे कि जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें आप जो है
हमसे सैंक्शंस हटाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम सैंक्शंस हटाते हैं। अच्छा, जब उन्होंने कह दिया कि सैंक्शंस हटाते हैं तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अगर आपने कहा कि हमने मेन रोल नहीं प्ले किया, और अगर हम करते तो फ़र्क होता, क्या फ़र्क होता अगर लेट से पाकिस्तान एक्चुअली मीडिएट करता अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में, तो आज हम क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें ना, जो मुआहदा हुआ है बुनियादी, वो मुआहदा हुआ है, उसमें दो फ्रीक हैं, एक है तालिबान और एक है अमेरिका। अगर आप मीडिएट करवाते तो उसमें आपका भी रोल होता, तो फ्रीक 3 होते, उसमें आप कोई बेनिफिट भी लेते, उसमें आप ये भी कर सकते थे कि अनटिल के ये अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजें निकल रही हैं और वहाँ पर जो ऑपरेशंस ख़त्म हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को हम या पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता था, कोई मॉनिटरिंग का, कोई निगरानी का, कोई इस तरह, और जिसका पाकिस्तान को माशी बेनिफिट मिलता। देखें ना, अफ़गानिस्तान के दरमियान साथ जो जंग हुई, अफ़गानिस्तान के किसी पड़ोसी ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना पाकिस्तान ने उठाया। लेकिन अगवानी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, अगेन आप तो काबुल में रिपोर्ट भी कर चुके हैं, तो बहुत सारे, एक हमारे पास रिपोर्टर भी आए थे एक दफ़ा हु इज़ वर्किंग इन अफगानिस्तान फॉर अ फ्यू इयर्स, वो भी ये बता रहे थे कि जी हमने भी बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स ने, हमारे अवाम ने अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की है, और कि इस सब में वी आर द विलन्स एंड दे आर दी उनके साथ ज़्यादती हुई है, विक्टिम्स हैं। आपको क्या लगता है? मुझे इस बात पे तो कोई शक ही नहीं है कि हमने विलन का रोल प्ले नहीं किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। देखें, जो तालिबान की जो तहरीक थी, अगर तालिबान को पढ़ें आप या तालिबान को जानें तो यू विल गेट टू नो कि तालिबान एक नेचुरल मूवमेंट थी इनिशियली, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा किसने सबसे ज़्यादा उठाया? हमने फ़ायदा उठाया। तालिबान के जो तमाम लीडर्स थे, जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, वो कहाँ पे छुपे हुए थे? पाकिस्तान में छुपे हुए थे। आप ज़रा नाम लेना शुरू कीजिए। मुल्ला अख्तर कहाँ पे मारा गया था? बलूचिस्तान में मारा गया था। वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो ईरान गया हुआ था, ईरान से वापस आ रहा था और अफ़गानिस्तान में फिर रहा था। उसामा बिन लादेन जो कि तालिबान की एक स्ट्रेंथ थे, अलकायदा के सरबराह, वो कहाँ से पकड़े गए थे? वो पाकिस्तान से पकड़े गए थे। अली भी कहाँ से पकड़े गए थे? तो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो अलकायदा की अटैक है, वो तो पाकिस्तान ने कोई इतना ज़्यादा उसमें कोई विलन का रोल नहीं है, लेकिन तालिबान को सपोर्ट करने के हवाले से तो हमारा किरदार रहा है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते रहे। और हम तालिबान को क्या सोच के सपोर्ट करते रहे? हम देखिए, अशरफ गनी हुकूमत पे या हामिद करज़ई हुकूमत पे हमारा ये चार्ज क्या था? हम ये कहते थे कि जी देखें, आपके जो पूरा जो अफ़गानिस्तान है, पर दो तरह के चार्ज लगाते थे। हम कहते थे कि जी हिंदुस्तान ने वहाँ पे अपने कौंसलेट बना लिए में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, एक ये हमारा बयान होता था। फिर एट द सेम टाइम हम ये भी कहते थे कि इनका जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान के ऊपर है ही नहीं। जो हामिद करज़ई की हुकूमत है या अशरफ गनी की हुकूमत है, वो तो काबुल से बाहर नहीं है, वहाँ तो बाहर तो सारे तालिबान है। तो हमारी जो है ना समत का भी मसला था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि तालिबान को सपोर्ट करते रहे। तालिबान को जब सपोर्ट कर रहे थे तो हमने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि ये जो तालिबान की सपोर्ट है, ये हम ये तो सोच रहे हैं कि जी प्रो पश्तून है, पश्तूनों का सबसे बड़ा ग्रुप है और वहाँ पे पश्तून एथनिसिटी जो है वो बड़ी एक बड़ा ग्रुप है, तो काबुल के ऊपर हमारे दोस्त हुक्मरानी करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये था ना। और अशरफ गनी को और हामिद करज़ई को हम अपना दुश्मन समझते रहे, लेकिन हमने जो बात समझी नहीं, ये तो हमारी अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी हो गई ना, ठीक है। आप ज़रा सोच लीजिए कि आज मैं एक मिसाल देता हूँ और फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। आज खुदा न खास्ता TTP को अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ठीक है, जो वो कर रही है, ठीक है, और TTP खुदा न खास्ता कब्ज़े करते करते पेशावर से वो शुरू हो और वो आके इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर ले, पंजाब पे भी कब्ज़ा कर ले, खुदा ना करे ऐसा ना हो, और वो गन की ज़ोर के ऊपर वो आके हुकूमत करना शुरू हो जाए। वो कहेंगे शयान साहब ने ये जो शर्ट पहनी हुई और पैंट अंदर ये नहीं पहनेंगे, कोई खातून मुल्क से बाहर नहीं निकलेगी, यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाएगी, स्कूल में भी नहीं जाएगी और कॉलेज में भी नहीं जाएगी। मुझे ये बताएं, व्हाट यू वुड थिंक अबाउट अफ़गानिस्तान? आप यही कहेंगे ना कि अफ़गानिस्तान ने या अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक दहशत गर्दों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। बिल्कुल। वहाँ पर जो
लोग हैं वो आम तौर पे पाकिस्तान के बारे में एग्जैक्टली यही सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे ग्रुप को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है जो कि गन की बुनियाद पे है, वोट की बुनियाद पे तो नहीं है। देखिए, हम पाकिस्तान में कहते हैं जितने भी हालात ख़राब हों, हम कहते हैं पाकिस्तान में कि जी देखें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वोट होना चाहिए। हम कहते हैं जी, और 2018 में हमने कहा कि जी वोट करें, इमरान खान साहब आ गए, दुरुस्त आए गलत आए एक अलग डिबेट है। उससे पीछे हमने इलेक्शन करवाए 2013 में, हमने कहा कि जी इलेक्शन होने चाहिए। 2013 में इलेक्शन कराए, नवाज शरीफ साहब आ गए। उससे पीछे चले जाएं तो पीपल्स पार्टी आ गई। हम अपने लिए तो इलेक्शन पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए जब हमने तालिबान को पसंद किया और हमने ये कहा कि जी उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान था, तो हमने क्या मैसेज दिया कि हमें अपने लिए जमहूरियत पसंद है और उनके लिए मुसल्लह जत्थे पसंद है, ये पैगाम दिया। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट विच यू रेज्ड एंड वेरी राइटली रेज्ड, जब आप किसी मुल्क के अंदर इस तरह की सपोर्ट करते हैं तो उसका एक एजेंडा होता है जो आपका कॉमन होता है, और एक एजेंडा उनका अपना भी होता है। उनका अपना एजेंडा भी था। हमने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी 2006 में, 2007 में उसका अरूज आया, तो 2006-07 में बनने वाली जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, उसको अफ़गानिस्तान के अंदर अम्ब्रेला कौन दे रहा था? तालिबान दे रहे थे। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ मिलके कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती थी, अमेरिका के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती थी, और पाकिस्तान में हम बैठ के बगलें बजाते थे कि अमरीकियों को शिकस्त दे दी। और फिर जब तालिबान ने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो अफ़गानिस्तान की जेलों में कैद जो तालिबान कालादम तहरीक तालिबान के लोग थे उनको रिहा कर दिया गया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनके लीडर्स को मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल है आज के दिन भी। तो अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई विजिबल एक्शन तो नहीं आया टीटीपी के ख़िलाफ़? क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कोई टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान किया है? आंसर इज़ नो। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप ये कह रहे हैं ना कि वो आपके दोस्त ने बताया कि जी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ विलन का किरदार अदा किया। हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी विलन का किरदार अदा किया और अपने अवाम के ख़िलाफ़ भी विलन का किरदार अदा किया। अगर ये किरदार अदा ना किया होता तो आज हमारे लोग मर ना रहे होते। और ये डिस्ट्रैक्शंस अब क्योंकि जो भी है हमारी बेस्ट विशेस के ख़िलाफ़ अगर ख़त्म हो गई हैं, ये वॉर ऑन टेरर जो भी है टू द लार्ज एक्सटेंट फंडिंग के ज़रिए से एटलीस्ट ख़त्म हो चुका है, इज़ दैट नेसेसरीली अ बैड थिंग? क्योंकि अब शायद पाकिस्तान आखिरकार अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस कर ले इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे या इंडिया के बॉर्डर पे या जहाँ पे भी होती हैं। और आपने भी एक बात की जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और ये भी एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने बात की यार हमें चाहिए डेमोक्रेसी। क्या हमें डेमोक्रेसी चाहिए? मतलब मैं अब कभी कभार अब ये सोचता हूँ ना कि जब से मैं खैर आई एम इन माई 30s, लेकिन जो मैंने देखा है जो भी आता है एक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट बैटल में रहता है पावर में रहने के लिए। अगर आप देखें दुनिया में बहुत सारे मुल्क, मैं उस हफ्ता पहले दुबई में बैठा हुआ था तो कोई मुझे पाकिस्तानी ही कह रहा था कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो एक खूबसूरत मुल्क बन नहीं सकता। तो मैंने उसको कहा यार हम जहाँ बैठे हुए हैं इधर तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है ना, इधर तो शेखों का राज है। चल तो रही है ना उनकी, रशिया चल रहा है, चाइना चल रहा है, एक किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट तो हो रहे हैं ना आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड आउटसाइड ऑफ इलेक्शंस। और अगर हमसे नहीं हो पा रहा, हम कब से लगे हुए हैं विदाउट सक्सेसफुली एवर हैंडिंग ओवर वन पार्टी टू द अदर पोस्ट इलेक्शंस। आपको लगता है कि यार इज इट द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड अगर हम मतलब एक कंटिन्यूटी चाहिए ना? हर बंदा आपको ये कहेगा, जो बंदा हमारे पॉडकास्ट पे भी आया है, जो PMLN का है, जो PPP का है, जो PTI का है, जो इस्टेब्लिशमेंट का है, हर बंदा कहेगा कंटिन्यूटी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी आती नहीं है। तो इसका क्या हल है फिर? देखिए ना, आप इस मुल्क में जो मर्जी सिस्टम लेके आ जाएं, जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं है वो सिस्टम चलेगा नहीं। असल बात ये है। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी के हवाले से आपने बात की। देखिए, डेमोक्रेसी कोई आइडियल सिस्टम नहीं है, पूरी दुनिया में आइडियल सिस्टम नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी से बेहतर सिस्टम अभी तक कोई और बंदा ला नहीं सका। डेमोक्रेसी क्या है आपकी नज़र में? डेमोक्रेसी क्या है? मैं अगर आपसे जानना, शायान से जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वोटेड होता है, इलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड नहीं होता उसकी। तो वो क्या करते हैं?
उनका काम ये होता है कि they're supposed to be civil servants ना, they're supposed to serve the अवाम, लेकिन नहीं मैं शायद आपको ज़रा इसको डिसाइफर करता हूँ, ठीक है, उसको क्योंकि एक जनरल ओपिनियन तो ये है। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसके 2 टियर्स होते हैं, ठीक है। एक उसका टियर होता है, वो होता है पब्लिक सर्विस, ठीक है। वो उसे अगर हम यहाँ की ज़ुबान में बात करें तो उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। काउंसलर होते हैं, फिर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं, या फिर मेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि गलियाँ बनाना, सीवरेज का सिस्टम लगाना, शहर को एक सिविक सोसाइटी, एक सिविक सेंस देना शहर की। और दूसरी डेमोक्रेसी का जो टियर है वो है लेजिस्लेशन, यानी कि हमारे MPs इलेक्ट होते हैं सूबाई कानून साजी के लिए, हमारे MNAs और सेनेटर्स के साथ मिलके अपने मुल्क की वफाकी सतह की कानून साजी करते हैं। जब तक 2 टियर्स मुकम्मल ना हो, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम और फेडरल जो लेजिस्लेशन का सिस्टम है ये इकट्ठा ना हो, तब तक डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, हमारे यहाँ नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन को डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो आप भी शायद यही समझ रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है। जब तक उसके साथ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी लोगों को सर्व नहीं कर सकेगी। ये किसी जिस्म के हवाले से अगर आप मेडिकल साइंस जानते हो तो ये ऐसा ही है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिस्म के अंदर जो आपकी शरियाने हैं, ये शरियाने हैं। बाकी नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर्स मुंतखब होना ये तो सर और दिल कह लीजिए, लेकिन जब तक शरियाने नहीं होंगी, आप बेशक दिमाग हो, आपका आंखें हो, तो बाकी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रही नहीं। हमारे फ़ौजी हुक्मरान जो आते रहे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की लोकल गवर्नमेंट, लेकिन उनके पीछे एक मेलाफाइडी थी कि अयूब खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया और लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए अपना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा था उसको उन्होंने वैलिडेट करवाया। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाते रहे, और अगर करवाए भी तो उनको पावर्स नहीं दी। आप देखिए ना, इमरान खान साहब का बड़ी कन्विक्शन थी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। क्या इमरान खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में इलेक्शंस करवाए? जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करवाए। क्या उनको पावर्स दी? आंसर इज़ नो, पावर्स नहीं दी, इख्तियारात नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। तो फिर जो गाली है वो उस सिस्टम को पढ़नी है। क्या आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? आंसर इज़ नो। उस सिस्टम के ऊपर फौज की प्रेशर, उस सिस्टम के ऊपर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स की प्रेशर, और भी बहुत सारी चीज़ें, और वो सिस्टम भी इनकम्प्लीट। ठीक है, तो जो जिन मुल्कों का आप एग्जांपल दे रहे हैं उनका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन मुल्कों के पास खुशहाली थी, अब वो वो डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं अपने आप को। अब सऊदी अरब देख लें, पैसे थे उनके पास, खुशहाली थी, लेकिन वहाँ पर औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। MBS ने आके औरतों को ड्राइविंग के लिए अलाउ किया। MBS ने आके अभी वहाँ पर औरतों को सिस्टम के अंदर लेके आए। कुवैत का भी यही हाल है कि कुवैत के अंदर भी इन चीज़ों को किया जा रहा है, और यही सूरत हाल अब विद द पैसेज ऑफ टाइम UAE में भी आ रही है। तो उन ममालिक का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान का कंपैरिजन किसके साथ बनता है? पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है आपके पड़ोसी भारत के साथ, जिनसे आपने अलग होकर अलग वतन बनाया था। एक ही दिन आप आज़ाद हुए, 14 और 15 अगस्त को एक ही दिन साइन हुए ना, साइन तो एक ही दिन हुए, ठीक है। और एक ही शख्स ने आप दोनों से हल्फ लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इधर 14 अगस्त को आए थे, ठीक है, 14 अगस्त को उन्होंने हल्फ लेके उधर चले गए, रात उधर गुजारी, 15 अगस्त को उधर जाके हल्फ लिया। वो आगे चले गए आपसे, डेमोक्रेसी में भी आगे चले गए, डेमोक्रेसी उन्होंने सस्टेन भी की। गो कि उधर भी बड़े चैलेंजेस है, ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इकॉनमी में भी आपके पास चले गए। लेकिन आप नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? आप इसलिए नहीं कर सके कि आपके यहाँ फ़ौजी जर्नैल आ जाते हैं हर 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, वो आके कब्ज़ा कर लेते हैं। वो कहते हैं
कभी पब्लिकली कब्ज़ा होता है और कभी पीछे बैठ के कब्ज़ा होता है। और फिर जब सियासी हुकूमतें आती भी हैं तो उनको भी चलने नहीं दिया जाता। नाम लें किसी एक सियासी रहनुमा का जिसने ये कंप्लेन ना की हो कि इक़्तिदार में जब थे वो तो फ़ौज उन्हें नहीं चलने देती थी। बेनज़ीर ने क्या ये नहीं कहा था? क्या ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा? क्या ये इमरान खान नहीं कह रहे? नेम एनीबडी। तो देखें, आपने तो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में बड़ी बातें की जा सकती हैं जितनी कहें तो। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी के रिलेशन में। हम अभी अफगान वॉर की भी बात कर रहे थे तो इट सॉर्ट ऑफ टाइज इन वेल। पहले हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो गवर्नमेंट थे और दे वर लुकिंग आउटवर्ड फॉर जो पर्सनल गेन कह लें। वॉर ऑन टेरर वाज अ ग्रेट प्लेस फॉर पर्सनल गेन। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी से पर्सनल कह लें, इंस्टीट्यूशनल कह लें, जो भी है, एक गेन था, ठीक है। अब वो गेन देखें, जो भी है इंटरट्वाइंड तो है ना, वो भी पाकिस्तान एक है, उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो हैं तो पाकिस्तान के अंदर ही। और अगर आप इस तरह भी देखें कि जिस तरह अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए हुए थे, मिनरल्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन की मिनरल्स हैं, और ये भी मैं इस पर भी आपसे पूछूंगा। लेकिन क्लियरली देखें, अगर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास और हम उससे कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट करें, चलो 6 ट्रिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन भी नहीं, 1 बिलियन है, हमने कोई काम किया उस पर नहीं किया, बैर गोल्ड को भेज दिया, जो भी जैसे भी है। पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट अलाइन नहीं थी ना। इंटरेस्ट ये था कि वो मैं बाहर से पैसे बना रहा हूँ या मैं इधर से पैसे बना रहा हूँ, दिस वॉज नॉट दी प्राइम कैश काउ। अब तो सबकी देखिए फॉरेन फंडिंग भी ख़त्म हो गई, डेवलपमेंट सेक्टर भी यहाँ से चला गया। जो आपके की क्राइटेरियाज थे पहले फॉर पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वेदर देयर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब तो हम क्योंकि रॉक बॉटम सॉर्ट ऑफ आ गए हैं, इस जगह आ गए हैं जहाँ सबके आप कह लें पाकिस्तान में बिजनेसमैन हैं जो चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, और लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं, उन सब की इंटरेस्ट तो एंड में पाकिस्तान में ही है ना। तो उनने भी तो कभी अब कुछ साथ मिल के करना पड़ेगा। तो क्या ये रॉक बॉटम एक्चुअली इन सम वे एक अच्छी बात है कि शायद आखिरकार हम सब अब मिलजुल के कुछ साथ कर लें? क्योंकि अगर आपने कहा कि यार ठीक है, माना आपकी बात, डेमोक्रेसी ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन नहीं हो पा रही ना। मतलब मैं एज एन अवाम, हमें तो बस ये चाहिए ना कि बेहतरी हो, किसी जो भी लाए। नहीं, ये कौन नहीं कर पा रहा? अब ये सवाल वही वाली बात है ना, अच्छा सवाल है। देखे ना, अच्छा सवाल नहीं है ये तो। देखे ना, अगर आप शहरी हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कौन नहीं कर पा रहा। क्या अवाम का कसूर है कि ये डेमोक्रेसी इस मुल्क में नहीं चल रही? क्या इस मुल्क में पार्लियामेंट का कसूर है कि डेमोक्रेसी नहीं चल रही? क्या अदलिया का कसूर है या मीडिया का कसूर है? देखें, जो इस मुल्क में, मैं आज आपसे पूछता हूँ, मेरा आपसे एक सवाल है। आज जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, ज़ाहिर है उनकी अभी रिसेंटली आए हैं, किसी कंट्रोवर्सी में उस तरह से नहीं आए। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक ऑर्डर देते हैं और उनके मुकाबले में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या चलिए आरिफ अलवी साहब सदर जो है वो एक ऑर्डर देते हैं कि कोई ऑर्डर दे देते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, और उसके मुसादम में आसिम मुनीर साहब कोई ऑर्डर देते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सदर साहब जो कह रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऑर्डर किसका सुना जाएगा? हम ये पॉलिटिकल है, इसका जवाब मैं देना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, देखे ना, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना। बात तो आपकी सही है। नहीं, बात सही नहीं है। आई नीड योर आंसर। ठीक है, आई नीड योर आंसर। आसिम मुनीर की सुनी जाएगी, आसिम मुनीर साहब की सुनी जाएगी। दिस इज द पॉइंट व्हिच यू हैव कम। बात ये है कि इट्स नॉट द आसिम मुनीर और जनरल बाजवा और जनरल राइसी, दीज आर नॉट द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, आई एम trying to tell you the problem, where problem lies. One is the state and its institutions, and one is the powers that be. At the same time, दो सिस्टम नहीं चल सकते इस मुल्क में। आज इस मुल्क में जो सबसे बड़ा कारोबार है अनफॉर्चुनेटली वो क्या है? आज इस मुल्क में रियल एस्टेट का कारोबार है। वो रियल एस्टेट का कारोबार कौन करता है? फौज। आज इस मुल्क में आपकी जो पुरानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि अब जो किसानों का काम है, या गंदम उगाने का काम है, या एग्रीकल्चर का फ़रोग है, वो भी फ़ौज देखेगी। यहाँ पे ये तकरीब हुई तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये देखेंगे कि ये मेरा प्लान नहीं, ये तो आप मेरे पास लेके आए और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। देखें, ये काम जब तक जिसका काम उसको साझे नहीं हम असूल मानेंगे। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो लाजमी नहीं है
कि आपका जो टेक्नीशियन है, जो कैमरा देखता है, वो आपकी तरह अच्छा पॉडकास्ट कर सके। और अगर आप अच्छा पॉडकास्ट करते हैं तो लाजमी नहीं जो NLE आपका नॉन लीनियर एडिटर है आप वो बन जाए और आप वो भी उतना ही अच्छा करें। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जब तक हम जिनका काम है उनके सुपुर्द नहीं करेंगे ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो जिस बंदे ने अपने दायराकार से बढ़कर और दायराकार से बाहर निकल कर अपनी जिम्मेदारियां जो ली हुई हैं, उस बंदे ने मुल्क के साथ जुल्म किया हुआ। अपने साथ तो किया ही हुआ, मुल्क के साथ भी जुल्म किया हुआ। तो ये प्रॉब्लम है इस मुल्क की। और जो पावर्स दैट बी हैं, अगर वो इतनी पावरफुल हैं, मतलब मिसाल के तौर पे विद द फॉल आउट एंड आफ्टरवर्ड्स जो हमने देखा है खान साहब के साथ, अगर पावर्स दैट बी इतनी पावरफुल हैं तो उनको डिस्प्लेस किया नहीं जा सकता। तो वो जो इंग्लिश का एक मुहावरा होता है कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम वाली बात है। क्या करें हम, मतलब कि अगर आप जो कह रहे हैं और लेट्स से खान साहब जो अपनी तरफ से कह रहे हैं, देखिए इफ़ दैट इज़ ट्रू तो हल क्या है ना। एज ए लेमैन मेरा कंसर्न ये है कि जी पेट्रोल गिरे प्राइस में, डॉलर गिरे, तरक्की आए, कोई मतलब पाकिस्तान में पैसों की मूवमेंट हो रही हो, रियल एस्टेट के अलावा इंडस्ट्रीज़ बने। भाई मुझे ये चाहिए, अब वो आने के लिए क्या 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 करूँ मैं? देखिए, आपने जो अपने मसाइल बताए हैं ना, वो दो तरह से हल हो सकते हैं। ये दिस इज़ योर चॉइस कि आपने मसाइल किस तरीके से हल करने हैं। एक हल ये है कि आप ये सारा मुल्क जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वाले कर दें। ठीक है, क्या वो चला लेंगे? आंसर इज़ नो। आपने 4 तजर्बे किए हैं पीछे। जनरल अयूब साहब वाला तजर्बा आपने किया, आप नाकाम हो गए। या खान साहब का थोड़ा मुख्तसर था तजर्बा था, आप नाकाम हो गए। ज़ियाउल हक का तजर्बा आपने किया, नाकाम हो गए। आपने मुशर्रफ साहब का एनलाइटेंड मॉडरेशन का तजर्बा किया, आप फिर नाकाम हो गए। 4 दफ़ा आप नाकाम हो चुके हैं। फिर जवाब क्या आता है कि ये मसला हल कौन करेगा? उसका जवाब बड़ा आसान है। ये मसला हल करेंगे इस मुल्क की सियासी जमातें, जिन्हें आपको मजबूत करना पड़ेगा, जो इस मुल्क पे राइट रखती हैं। अगर लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो राइट रखती हैं कि वो उसमें गवर्न करें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो आसफ अली जरदारी हों। लेट देम फ्लरिश। आपने जो अपने ज़िम्मे काम ले लिया हुआ है वो इतना ज़्यादा काम है कि आपने मुल्क की मईशत संभालने का ठेका भी आपने ले लिया हुआ है। आपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी भी आपने संभाली हुई है, जो आपका काम नहीं है। आपने इतना ओवरबर्डन, और आपकी थिंकिंग क्या है? थिंकिंग बेसिकली आप ये है कि सिविलियंस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये दिस इज़ द माइंड सेट। इस माइंड सेट ने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। यू आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनीबडी बट योर सेल्फ। तो दिस इज़ दी प्रॉब्लम। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन 2-3 वाक़यात हो जाएंगे। एक ये कि आपकी इकानमी की समत ठीक हो जाएगी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी। और इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होना एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा काम होगा। इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होना ये है कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेन काम करेंगे। आपको NLC ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि रेलवे चले। आपको जो फौजी कंपनियां हैं वो बंद करनी पड़ेंगी ताकि उनकी पैरेलल आपका सिस्टम चल सके। आपकी कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस अगर आपने चलाना है तो FWO ही ज़रूरी नहीं है, और भी आपको इदारे हो सकते हैं जिनको चलना चाहिए और जो चल नहीं पाते, आपकी वजह से नहीं चल पाते। अपनी नायली भी है, लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर आपके पास गन है, आप किसी को गन ना भी मारें, दिखाएं भी ना, लेकिन लोग डरते हैं आपसे। तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन कि हमारे लोगों में कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है। आप देखें, इसी मुल्क ने डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा किया। इसी मुल्क पाकिस्तान का पैदा होने वाला डॉक्टर अब्दुल सलाम था। इसी मुल्क ने बड़े बड़े नाम पैदा किए जिन्होंने इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। वो भी तो हम में से ही थे ना। लेकिन क्या मसला है कि ये स्टेट क्यों नहीं चल पा रही? ये इसलिए नहीं चल रही कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन इट्स ट्रू स्पिरिट चलने नहीं दे रहे। और उसमें ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पूरी एक कोटरी है जिसमें पॉलिटिशियन भी अब शामिल हो चुके हुए हैं, मीडिया के लोग भी हैं, बड़े बड़े आपके TV एंकर्स भी हैं, आपकी जजेस भी हैं। तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर जिस तरह आपने भी बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सुनने में आता है, मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, कि
जितनी पार्टीज बनी है सॉर्ट ऑफ पावर्स दैट बी के साथ साथ ही बनी है। खान साहब तो हमने चलो अपनी जनरेशन में देखा, नवाज शरीफ के बारे में भी ये कहते हैं, भुट्टोज के बारे में भी ये कहते हैं कि एट सम पॉइंट और द अदर व्हेन दे गेन्ड मोमेंटम दे हैड ब्लेसिंग टू गेन दैट मोमेंटम। यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर जो बनता है खान साहब जैसा, मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि विल देयर बी अनदर इमरान खान इन द नियर फ्यूचर? क्या इमरान खान एक कैरिज्मेटिक बंदा होता है जो आवाम को जगा देता है, या क्या वो एक केयरफुली क्यूरेटेड आइडिया होती है विद अ बिगर गेम प्लान इन माइंड बाय अदर पीपल? देखिए, जो बात आपने बुनियादी की ना, ये बात बड़ी दुरुस्त है, लेकिन वो इस बात से भी मिलती है कि पाकिस्तान में कभी पावर्स दैट बी का रोल ख़त्म ही नहीं हुआ। वो इस बात से मिलती है। आप भुट्टो साहब से शुरू कर लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान की काबीना के मेंबर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब याहिया खान की आंख का तारा थे। और फिर वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आए तो उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने और आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने हैंग कर दिया। ठीक है, जुडिशल मर्डर उसे कहा जाता है कि जजेस के साथ मिलके आपने एक ऐसा केस बनाया कि उसको वो हैंग हो गया। फिर आप बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात कर लीजिए। बेनज़ीर भुट्टो आती हैं तो बेनज़ीर भुट्टो भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के साथ एंड नतीजा क्या निकला? पहले उसे एग्ज़ाइल में जाना पड़ा और बाद में रावलपिंडी में उसे कत्ल कर दिया गया और आज तक उसके कातिल नहीं मिल पाए। फिर नवाज शरीफ के ऊपर आ जाइए। नवाज शरीफ फ़ौज की पैदावार हैं, फ़ौज के साथ जनरल ज़िया-उल हक की आंख का तारा थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ ने आके परफॉर्म करना चाहा तो पहले 12 अक्टूबर हो गया और फिर पनामा हो गया। तो फिर ये सब ऐसा क्यों होता है? और अभी इमरान खान देखिए, इमरान खान साहब किसकी गोद में बैठ के आए? सबसे पहले जनरल कियानी, उसके बाद जनरल राहील शरीफ और तीसरे नंबर पे जनरल बाजवा। ये तीनों उन्हें उंगली पकड़कर इक़्तिदार में लाने के लिए इन तीनों ने अपना अपना रोल प्ले किया। जब इन तीनों ने अपना अपना रोल किया और वो एक लीडर बन गए और जब वो एज प्राइम मिनिस्टर असर्ट करने लग पड़े तो आपने उनको निकाल दिया। मतलब ये सारी ये खेल तो वही जो खेलता है वो तो पुराना है, लेकिन फ़र्क है। बेनज़ीर की जो स्टेट्समैनशिप थी वो नवाज शरीफ में नहीं है, जो नवाज शरीफ की थी वो इमरान खान साहब में नहीं है, और जो भुट्टो साहब के पास जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इन सब में नहीं है। आज की जो तारीख़ है, आज तक की तारीख़, आप 4 ही लीडर पैदा कर सके हैं ना, भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ और इमरान खान। ऐसा ही है ना। लेकिन आज के आप रीजन के अंदर बात करें तो आपके रीजन का जो सबसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, जिसे रीजन के लोग भी इज़्ज़त करते हैं, वो नवाज शरीफ है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान के बहुत बड़ी फॉलोइंग है और लोग इमरान खान को पसंद करते हैं? आप किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप किसी बात की या किसी लीडर की एबिलिटी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इनकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जब रिटायर हो जाते हैं या जब एक वक्त वो गुजार लेते हैं सरकार में, तो वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, अपनी नई नस्ल को बताते हैं कि ये समझ क्या होनी चाहिए। वो नेशन की ग्रूमिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सिविलाइज्ड मुल्कों में। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में कोई लीडर जब लीडर बनता है तो उसका अगला ठिकाना जेल में होता है और या फिर वो एग्जाइल भेज दिया जाता है। तो ये तो अलमिया है ना हम लोगों का। आपने बड़ी अच्छी बात की जेल वाली। मेरा एक और सवाल ये है कि मैं सोच रहा था उस दिन, जो हिस्ट्री होती है ना वो लिखी जाती है विनर्स के थ्रू, राइट? जो मतलब मिसाल के तौर पे गोरे हैं, उन्हें पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखी है क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया पे एक ज़माने में कब्जा किया हुआ था। और होता क्या है कि जिस तरह मैं हूँ, अगर मैं यंग हूँ 20-30 साल बाद, मुझे अब क्या पता जो पाक स्टडीज़ में हमें पढ़ाया जाता है या जो बाकी सारी चीज़ें बताया जाता है, मुझे क्या पता कि क्या असल में हुआ है क्या नहीं हुआ। सवाल मेरा ये है कि अब हम वसीम खान साहब के साथ जो हो रहा है एग्जैक्टली वही हुआ था इससे पहले जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हुआ था। क्या 20 साल में हमें ये भी लगेगा कि जो खान साहब इनको करप्ट कह रहे थे, लोग खान साहब को भी के बारे में भी यही कहेंगे? इज़ दिस हाउ इट वर्क्स? देखिए ना कि इमरान खान साहब बाकी लीडरों से सबसे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब मुख्तलिफ इसलिए हैं कि बाकी तमाम लीडर्स ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस बात को समझा और
आखिर तक वो ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकल लीडर्स ने हल करना है। पाकिस्तान का जो मामला है वो आपको हल करना पड़ेगा, लेकिन हल कौन करेगा? सियासी क़यादत करेगी। और सियासी क़यादत करेगी का मतलब क्या है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। आप 90 की दहाई देख लें, सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती रही, सियासी लड़ाइयाँ होती रही, एक दूसरे को जेल भेजते रहे, वो कौन दो लीडर थे? नवाज शरीफ और बेनज़ीर। एक दूसरे को जेल भेजा करते थे, एक दूसरे के बारे में बड़ी उल्टी सीधी ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे। बिलखसूस नवाज शरीफ के जो फॉलोअर्स हैं और इनकी जो मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने तो बेनज़ीर साहिबा के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब बातें भी की। लेकिन इन दोनों सियासतदानों ने सीखा, क्या सीखा? इन दोनों ने सियासतदानों ने पहली दफ़ा सीखा जेस्चर के ज़रिए। 1998 में 97 में जब नवाज शरीफ साहब आए 2/3 मेजॉरिटी लेके, तो उस वक्त इनको जो सियासतदान है उनको 58(2) भी एक आर्टिकल होता था जिसके ज़रिए सदर के पास पावर थी कि वो हुकूमत ख़त्म कर देता था। कभी नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती थी, कभी बेनज़ीर की ख़त्म होती थी। तो इन दोनों ने पहली अंडरस्टैंडिंग ये की कि यार हमें ना 58(2) भी ख़त्म कर देनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कानून पास किया, बेनज़ीर ने सपोर्ट की और इन्होंने चोटी ज़ीरी में जाके उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे साइन करवा ली। कानून बन गया कि अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसके हाथों? सदर के हाथों। और सदर के पीछे कौन होता था? आमतौर पे इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा लेसन सीखा। 1999 12 अक्टूबर को जब फ़ौज ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और नवाज शरीफ साहब बाद में जिलावतन हो गए दुबई में, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ साहब का विज़िट किया सऊदी अरब में। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में जिलावतन हो गए थे और बाद में 14 जुलाई 2006 को दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और असूल क्या था इस बात का? बेसिक फार्मूला क्या था कि इस मुल्क के मसाइल इस मुल्क की क़यादत ने हल करने हैं। लेकिन खान साहब जो है वो बड़े डिफरेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि सारे चोर हैं सियासतदान, सिर्फ मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैं तमाम मसाइल का हल करूँगा। किसके ज़रिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के ज़रिए। तो खान साहब आपको लगता है नहीं सपोर्ट करेंगे एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? देखिए ना, इमरान खान साहब की जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है वही फ्लॉड है। इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का खुद इल्ज़ाम है। अब है ना, घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है, 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की फेवर मलिक रियाज हुसैन को देने का इल्ज़ाम है। ये दो इल्ज़ाम तो है ना उनके ऊपर। इन दोनों इल्ज़ामों को इकट्ठा करें, नवाज शरीफ के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को इकट्ठा करें करप्शन के, और आसफ अली जरदारी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को इकट्ठा करें। ये सारे इल्ज़ामात इकट्ठा कर लें तो एक आसिम सलीम बाजवा, जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम जो है पापा जॉन्स वाला, वो तब भी इन सब पे भारी है। लेकिन वो जो आसिम सलीम बाजवा थे वो इमरान खान की काबीना के वज़ीर थे, जिनसे इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि कंटिन्यू। यानी कि मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो करप्ट पावरफुल लोग हैं, जो जिनका तल्लुक़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट से है, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल जो साथी हैं या पॉलिटिकल स्पीशीज़ हैं उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। तो दिस इज़ द फ्लॉड थिंकिंग। ये नहीं है कि फ़ौज ही सब कुछ ज़िम्मेदार है। फ़ौज में बड़े मुहिब वतन लोग हैं, सोचते हैं कि पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए, और बड़े ईमानदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज़ हु वुड ब्रिंग दैम टू द पॉइंट, टू द टेबल, कि हम अपनी गाइडलाइंस तय कर लें। वो तो सियासतदानों ने करना है ना। बिल्कुल सर, आपने हमें बड़ा टाइम दिया और इसकी थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, देन आई लेट यू गो। आपने भी बात की ना एविडेंस की, खान साहब के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ कौन किसको कंट्रोल करता है। आप क्योंकि ख़ुद जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, और बड़ा एक मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूज़ ब्रेक होगी कि 2 डिफरेंट FIRs मीडिया में फिर रहे हैं, एक सच है एक गलत है। अब अगर आपने अपने आप को एसोसिएट कर दिया सच वाले के साथ, तो वो सच ज़्यादा, क्योंकि आपका एक ब्रांड है, अंडरस्टैंडिंग है, और ऑब्वियसली उसी तरीके से अगर आपने गलत चीज़ कह दी तो लोग आपका। रिपोर्टर पाकिस्तान में एक बहुत सॉर्ट ऑफ क्रेडिबल बंदा है, बड़ा एक इंस्टिगेट, क्योंकि यहाँ पे हम अब आजकल ये भी है ना, ट्विटर के ज़रिए हर बंदा हर इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। कोई कह सकता है कि ये ऐसे हुआ, कोई कह सकता है इस्टेब्लिशमेंट ये क्या, खान साहब कुछ कह सकते हैं। आज तो मतलब वज़ीर आज़म के प्रेसिडेंट पाकिस्तान कुछ कह रहे हैं तो कोई और कुछ है, मतलब एक कंप्लीट कन्फ्यूजन है।
और रिपोर्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमें कैसे पता, मिसाल के तौर पे कोई भी रिपोर्टर हो, कि यार वो सच बता रहा है नहीं, क्योंकि वही वाली बात है, 2 आइडेंटिकल FIR है मिसाल के तौर पे, इनको 2 आइडेंटिकल केसेस हैं, हमें जवाब तो खान साहब ने जिस तरह कहा कि यार मेरे पास एक पेपर है, पता नहीं साजिश हो रही है बाहर से, वो पेपर तो अपेरेंटली किसी ने नहीं कभी देखा, या देखा है तो हमें नहीं पता. हाउ डज वन एज ए रिपोर्टर हैंडल ऑल ऑफ दिस? और आपका पर्सनल, आपको क्या लगता है कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन रिपोर्टर्स इन दिस वे? मैं आपको शायान बताऊं, पूरी दुनिया में ना क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया आउटलेट्स वो नीचे गई है, लेकिन क्रेडिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट वो ऊपर गई है. आप देखें ना कि लोग आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप पॉडकास्ट? इसलिए कि लोग आपको देखते हैं, ऐसा ही है ना. और लोग आप अपने मेहमान बुलाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिले होती है फ्रॉम हार्सेस माउथ होती है, इसलिए करते हैं. पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आएंगे, फॉलोइंग उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी. ठीक है, वो क्यों नज़र आएगी? वो इसलिए नज़र आएगी कि जो रिपोर्टर या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया का जो आउटलेट है वो चीज़ को रिपोर्ट करता है, उसका रिपोर्टर ही उसे रिपोर्ट करता है, तो उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली यही प्रोफेशन करना है. अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ ये हुआ कि एक दफ़ा मुझसे कोई गलत खबर चली गई, जो मैंने पूरी नेक नीति से दी थी. एक होता है ना एरर ऑफ जजमेंट भी हो जाता है, कभी आप मिस इन्फॉर्म्ड भी हो जाते हैं. तो मैंने जवाब में क्या किया, मैं जवाब में ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे जाके कहा कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझसे गलत हो गई है एंड आई रिग्रेट कि ये गलती हो गई है. ठीक है, ये ऐसे ही है ना कि बॉलर तो भागता है जब, तो वो विकेट लेने के लिए ही भागता है, लेकिन छक्का भी लग जाता है, कभी विकेट भी आउट हो जाता है इस तरह. जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट है या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है, वो कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं करेगा इंटेंशनली. गलती हो सकती है उससे, क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व होती है उसमें, और क्रेडिबिलिटी को सेव बनाया बड़ी मुश्किल से जाता है, और वो ख़राब 1 मिनट में हो जाती है. तो इसलिए मैं तो आज भी डिपेंड करता हूँ मीडिया आउटलेट से ज़्यादा, मैं क्रेडिबल लोगों को फॉलो करता हूँ. चलें सर, थैंक यू यार, बहुत सीखने को मिला आपसे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड we'll see you for the next podcast.